Hello students, this is class 8 and today we will complete our remaining lesson. Okay, lesson 1, page number 14. And our topic is effects of the industrial revolution. यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके क्या क्या इफेक्ट, उसके क्या क्या प्रभाव हुए थे. तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं एंड द फर्स्ट वन इज it brought the factory system instead of the home industry. It encouraged new industries that were used to manufacturing goods on a large scale. मतलब जो इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, इसने होम इंडस्ट्री के बजाय फैक्ट्री सिस्टम को लेके आया ये, और इंडस्ट्री को लार्ज स्केल पर सामान बनाने के लिए इंकरेज किया. The factory system established a new relationship between the employers and the workers. The employers paid wage to their workers. यानी जो फैक्ट्री सिस्टम था उसने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक नया रिश्ता बनाया, और जो एम्प्लॉयज़ था वो अपने कर्मचारियों को वेतन देते थे. एंड द थर्ड वन इज मशीन के इन्वेंशन के साथ बहुत से क्राफ्ट्समैन का जीवन उजड़ गया. और नंबर फोर्थ में क्या था, यानी कि जो बाल मजदूरी थी वो प्रमोट हुई, किसके कारण? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण. एंड द नंबर 5 पॉइंट, कोई भी जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी थी वो नहीं थी, और जो एक्सीडेंट थे वो बहुत कॉमन हो गए थे. 7th पॉइंट इज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट था वो आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में सामने आया था. एंड द 9 इज इसके कारण शहर की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लगी थी, और जो एम्प्लॉयर्स वर्कर्स थे उनकी हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, जिसके कारण वो कफ, कंजप्शन और डेफॉर्मिटीज जैसी बीमारियों के से ग्रस्त होने लगे थे. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इफेक्ट्स आए थे, किसके कारण? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया. यानी कि इंडिया में जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसके बारे में क्या दे रखा है इस पैराग्राफ में. द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विच स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग विद इंडिया वॉज पोर्टुगल. यानी कि पुर्तगाल जो थे वो यूरोपियन की सबसे पहली कंपनी थी जिसने भारत के साथ व्यापार शुरू किया, और बाद में इसमें हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि भी इस रेस में जुड़ गए थे. जो यूरोप की व्यापार करने वाली कंपनियां थी वो भारत के सामान को सस्ते दामों पर खरीदती थी और यूरोपियन मार्केट में उनको महंगे दामों पर बेच देती थी. ठीक है, सॉल्ट फॉर गन पाउडर एंड इंडिगो फॉर डाइंग क्लोथ्स वर बॉट. यानी कि गन पाउडर के लिए सॉल्ट और कपड़ों की डाइंग के लिए इंडिगो जो था वो खरीदा जाने लगा था. ठीक है, और जो भारत के जो हैंडलूम्स में जो तैयार किया गया कॉटन टेक्सटाइल था वो यूरोप की हाई सोसाइटी में बहुत पॉपुलर हुआ था. ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द पोर्टुगीज इन इंडिया. यानी कि पुर्तगाली जो थी वो भारत में कैसे आए थे. जो वास्को दा गामा था उसके बाद 1498 में पुर्तगालियों का जो जहाज था वो लगातार भारत की यात्रा करता रहा. ठीक है, एंड नाउ पेज नंबर 15. They returned to Europe and made a plan to establish the trade links with India in order to get their homeland for Spain. यानी कि वो यूरोप लौटे और भारत के साथ व्यापार करने का एक नया लिंक शुरू किया उन्होंने, और बाद में जो पुर्तगालियों ने भारत में अपने ट्रेडिंग सेंटर जैसे कि कोचीन, गोवा और दमन में स्थापित कर दिए. उसी समय जो बहुत सा जो व्यापार था वो अरब मर्चेंट्स के द्वारा ले लिया गया, और जो पुर्तगाली थे उन्हें भारत की मार्केट से भगाना चाहते थे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, द गवर्नर्स ऑफ द पोर्टुगीज वर हाउएवर नॉट एबल टू रिटेन देयर पावर फॉर लॉन्ग. They were very cruel with Indians. They wanted to convert Hindus and Muslims to Christianity or beliefs, and this made them unpopular. They made not promote their trade in an honest way. They wanted to make their possessions in South America than in India. They could not pay attention in their interest in India as their homeland was in the clutches of Spain. In 1588 AD, the British defeated the Spanish fleet. They invented to enable the English people to be an upper hand in India also. Finally, the Portuguese failed to establish themselves in India. They were left with a small territory of Goa, Daman and Dweep. यानी कि जो पुर्तगालियों की गवर्नर्स थी वो अपनी पावर को लंबे समय तक नहीं रख पाई. क्यों? वे भारतीयों के साथ बहुत निर्दयी व्यवहार करते थे, और जो हिंदू और मुस्लिम थे वो उनको क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे.
उन्होंने अपना व्यापार ईमानदारी से भी नहीं किया और वे अपने अधिकार पहले तो साउथ अमेरिका में और बाद में इंडिया में चाहते थे और इसी के कारण वे अपना ध्यान भारत पर नहीं दे पाए और फाइनली क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे वो इंडिया में स्थापित नहीं हो सके। ठीक है, आगे हमारा आता है द डच इन इंडिया। इंडिया में डच जो थे, द डच इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, यानी कि डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। सूरत में, ब्रोच एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद में कहाँ, गुजरात में अहमदाबाद में, मद्रास में नागापट्टनम में जो कि अब चेन्नई है, और केरला में कोचिन में, आंध्र में मसूलीपट्टनम में, और चिंसुरा में बंगाल में चिंसुरा में, और बिहार में पटना में, और उत्तर प्रदेश में आगरा में। ये सारे क्या थे, डच के ट्रेडिंग सेंटर्स थे भारत में। उन्होंने एक्सपोर्ट किया किस चीज को, इंडिगो, सिल्क, कॉटन और टेक्सटाइल को, कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रेंच इन इंडिया, यानी कि जो फ्रांस थे, जो फ्रांसीसी थे वो भारत में किस तरह से, उनके बारे में बता रखा है। द फ्रांच इस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया इन 1664 एडी, यानी कि जो फ्रांस थे, जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी 1664 में भारत में इस्टेब्लिश करी। द फ्रांस गवर्नमेंट हेल्प द फ्रेंच कंपनी, यानी कि जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी वो फ्रेंच के फ्रांसीसियों की मदद करती थी, किस कंपनी की, किस 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 उससे लोन्स दे करके, ग्रांट्स दे करके। द फ्रांच गोट सम लैंड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड फाउंडेड पौंडीचेरी देयर इन 1674 एडी। 1764 में जो फ्रेंच थे उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से एक लैंड जो थी वो ली। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या फाउंड किया, पौंडीचेरी को फाउंड किया, और वो अपनी इस टेरिटरी को फोर्टिफाइड करना चाहते थे आगे भी। तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स जो थी वो सूरत में, मसूलीपट्टनम में, माहे में, चंद्रनगर में सेटल किया, इस्टेब्लिश करी अपनी सेटलमेंट्स को। और वो धीरे धीरे क्या बन गए, स्ट्रॉन्ग राइवल बन गए, प्रतिद्वंदी बन गए, किसके, ब्रिटिश कंपनी के। ठीक है, नाउ पेज नंबर 16 देखेंगे, एंड द पैराग्राफ इज एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, यानी कि एंग्लो और फ्रेंच के बीच जो युद्ध था वो। The British East India Company and the French East India Company fought with each other for the trade rivalries. The two interfered in political affairs of India. The political situation of India was very unstable at the time. The Marathas, the Nizam of Hyderabad, the Nawab of Karnataka, and the ruler of Mysore were the four main rival powers in South India. They were interested in hindering each other's power. During this time, the Mughals' power was on the decline. There was a good chance for the British and the French to strengthen their position. The trade rivalries between the British and the French resulted in all three Carnatic wars. मतलब क्या बताया गया इसमें, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स थे उन्होंने अपने ट्रेड राइवलरीज के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो आपस में लड़ने लगे थे। वे भारत के राजनीतिक जो अफेयर्स थे उनमें भी दखल अंदाजी करने लग गए थे, और उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत अनस्टेबल थी, यानी कि वो स्टेबल नहीं थी पोजीशन जो थी। और उस समय जो साउथ इंडिया में जो मराठा थे, हैदराबाद के निजाम थे, कर्नाटक के नवाब थे, ये चार प्रतिद्वंदी शक्तियां थी और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट लेती थी। इस काल के दौरान क्या हुआ था, जो मुगल थे वो उनकी जो पावर थी वो डिक्लाइन होती चली गई थी, और जो ब्रिटिश और फ्रांस को मौका मिल गया था क्या, अपनी पोजीशन बढ़ाने का। ठीक है, और जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच जो ट्रेडिंग राइवलरीज थी, यानी कि जो प्रतिद्वंदी बन गए थे वो, उसका परिणाम क्या निकला, कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में सामने आया था। जैसे अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, वो कहाँ से कहाँ तक था उसका काल, 1746 से 1748 तक का। तो फर्स्ट क्या है, द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड इन यूरोप इन 1746. द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच fought against each other in this war. The British supported Persia and the French supported Austria. Later on this war spread to India as well. यानी कि जो फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध था 1746 में यूरोप में ऑस्ट्रियन युद्ध का सिलसिला शुरू हो गया, और इस युद्ध में जो ब्रिटिश और फ्रांस थे वो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। जो ब्रिटिश था वो तो पर्सिया को सपोर्ट कर रहा था और जो फ्रेंच था वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाद में यह युद्ध भारत में भी फैल गया। ठीक है,
और जो the British wanted to help from the Carnatic in whose territory Madras was the situated. The Nawab sent a group of 10,000 soldiers to drive away the French. Under the leadership of Dupleix, the French defeated the Nawab soldiers with a small force, 230 Europeans and 700 Indian soldiers. This war exposed the weakness of the Indian army. 1748 the Austrian War ended. The Britain and France made peace in Europe. The Britain resorted Madras in India. यानी कि जो ब्रिटिश कर्नाटक के ब्रिटिश जो थे वो कर्नाटक के नवाब की मदद चाहते थे इस युद्ध में, ठीक है, जिसका जो टेरिटरी थी वो मद्रास में स्थापित थी। वो जो नवाब थे उन्होंने 10,000 जो सोल्जर्स थे उनके ग्रुप को भेजा, किस लिए, फ्रांसीसियों को वहां से भगाने के लिए। और जो डप्लिक्स की लीडरशिप थी उसके अंडर में जो फ्रांस के नवाब थे, सोल्जर्स को हरा दिया गया। बहुत सी मतलब एक छोटी सी स्मॉल फोर्स ही थी जिसमें क्या थे, 230 यूरोपियंस थे और 700 इंडियन सोल्जर्स थे। और इस युद्ध में क्या हुआ था, जो भारत की आर्मी थी उसकी कमजोरी एक्सपोज्ड हो गई थी, ठीक है। और 1748 में यानी कि 1748 में जो ऑस्ट्रियन युद्ध हुआ था वो समाप्त हो गया। और जो ब्रिटेन और जो फ्रांस ने यूरोप में शांति बनाई इस युद्ध के समाप्त होने के बाद। लेकिन जो ब्रिटिश था वो मद्रास को भारत में मिलाना चाहता था। तो ये किस में हुआ था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हुआ था। नाउ वी विल सी द सेकंड कर्नाटिक वॉर, जिसका पीरियड था कि कहाँ से कहाँ तक, 1749 से 1754 तक। The French Governor General Dupleix Pondicherry was inspired by his success in the First Carnatic War. He made plan to use well-disciplined French army to take part in the affairs of the Indian rulers and started to increase his power of producing an effect. A lot of confusion and disorder prevails. Page number 17. Carnatic and Hyderabad on account the war of the succession of the throne. The thrones at the both the places fell vacant due to the death of the rulers. In Carnatic, Chandan Sahib connected for the claim. यानी कि क्या बता रखा है इसमें, सेकंड कर्नाटिक युद्ध में क्या हुआ था, जो फ्रेंच के गवर्नर डप्लिक्स थे वो कर्नाटक के पहले युद्ध की अपनी सक्सेस से इतने इंस्पायर्ड हो गए कि उन्होंने फ्रेंच आर्मी को वेल डिसिप्लिन करने का एक प्लान बनाया ताकि वो क्या कर सके, जो भारतीय शासक के अफेयर्स थे उनमें भाग ले सके और अपनी शक्ति को बढ़ा सके, ठीक है। और कर्नाटक के दूसरे युद्ध में और क्या हुआ था, भारत में फ्रेंच की जो पावर थी वो अपनी हाइट पर चली गई थी। और जो ब्रिटिश ने रियलाइज किया इस चीज से कि जो फ्रेंच थे वो अपने व्यापार में अपनी उनकी इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो उनके व्यापार के बीच में आए। और जिस समय जो फ्रेंच और चंदा जो इनकी जो फ्रांसीसी और जो चंदा साहिब थे वो मोहम्मद अली के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट को 200 ब्रिटिश और 300 इंडियन सोल्जर्स के साथ कैप्चर कर लिया। और जब चंदा साहिब को इस चीज की नॉलेज हुई उन्होंने अपनी आर्मी को आरकोट की तरफ लैड किया, ठीक है। और यह सुन के कि भाई उनकी जो राजधानी थी वो कैप्चर कर ली गई थी। एंड कर्नाटक के सेकेंड वॉर में फाइनली क्या हुआ था, जो चंदा साहिब थे वो पकड़ लिए गए थे और जो फ्रेंच फोर्सेस थी वो हार गई थी, ठीक है। नाउ वी विल सी द थर्ड कर्नाटिक वॉर, जिसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1756 से 1763 तक, ओके। The peace between the two companies was very short. The 7 Years' War broke out in Europe in 1757. As a result, the French and the British again took opposite sides. In India, this led to the final phase of the Carnatic Wars. In the beginning, the British managed to gain control in Bengal. This adversely affected the position of the French in Third Carnatic War. The French government took a determined step to oust the British. A strong force headed by Comte de Lally was sent to Lally captured Arcot and a big attack on Madras was organized by the French. मतलब क्या हुआ था थर्ड कर्नाटिक वॉर में, दो कंपनियों के बीच जो शांति स्थापित हुई थी सेकंड वॉर में वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और 1757 में यूरोप के जो 7 साल का युद्ध था वो टूट गया, जिसका परिणाम क्या निकला कि जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे वो
फिर से अपोजिट साइड में खड़े हो गए युद्ध के लिए। और भारत में जो यह कर्नाटिक युद्ध था, उसको फाइनल फेज था ये भारत में कर्नाटिक युद्ध का, यानी कि जो थर्ड था वो फाइनल था। शुरुआत में जो बंगाल में ब्रिटिश ने अपनी जीत को मैनेज किया, लेकिन तीसरे कर्नाटिक युद्ध में इसने फ्रांस की पोजीशन को अफेक्ट किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसने कुछ डेटरमाइन स्टेप उठाए ब्रिटिश को हराने के लिए। और 1760 में जो फ्रेंच जो था वो वेंडिवोश की बैटल में हार गया था। ठीक है, आफ्टर सिंगिंग द क्या, नाउ वी विल गो ऑन पेज नंबर 18। 17 पे देखेंगे एक बार। जो आफ्टर सिंगिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस की ट्रीटी ऑफ पेरिस यानी कि पेरिस की संधि एक तरह से गाई गई 1763 में, और जो 7 साल का युद्ध था यूरोप में वो समाप्त हो गया। ठीक है, नाउ पेज नंबर 18 पे क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच, यानी कि किस चीज के रीजन बताए गए हैं यहाँ पे। जो सक्सेस ब्रिटिश की सक्सेस के और फेलियर किसके, फ्रांस की जो फ्रांसीसी थी उनकी हार के रीजन बताए गए हैं। नंबर 1 क्या है, द ब्रिटिश हैड बेटर सेटलमेंट एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास एज कंपेयर टू फ्रेंच फ्रॉम माहे, चंद्रनगर एंड पौंडीचेरी, स्पेशली फ्रॉम द कमर्शियल एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर कमर्शियल और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ब्रिटिश था उसका सेटलमेंट बहुत अच्छा था। जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में किसके कंपैरिजन को लेके, फ्रांस के कंपैरिजन को लेके, माहे, चंद्रनगर और पौंडीचेरी को। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रिटिश हैड बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो ब्रिटिश की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी। इंक्रीज इन बिजनेस इवन एट द टाइम ऑफ वॉर, वेयर एज द फ्रेंच कंपनी वॉज ऑलवेज सफरिंग इनॉर्मस लॉस इन ट्रेड, यानी कि जहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ग्रोथ करती जा रही थी, उसके कंपैरिजन में जो फ्रेंच कंपनी थी वो हमेशा सफरिंग ही करती रहती थी, यानी कि उनको व्यापार में लॉस होता रहता था। थर्ड पॉइंट इज द इंग्लिश कंपनी हैड फुल कंट्रोल ओवर देयर सी रूट्स, यानी कि जो इंग्लिश कंपनी थी सी रूट्स पे, समुद्र के रास्ते पे उसका पूरा कंट्रोल था। इट्स सी पावर वॉज सुपीरियर टू ऑल ऑफ इट्स राइवल, यानी कि जितने भी राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी थे उनके, जो सी पावर थी उनकी सुपीरियर थी सबसे। द ब्रिटिश कोट कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश थे उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता था। वाइल द जो उसके जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी डिड नॉट गेट द फुल सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता था। नंबर 5 इज द प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द एल्डर्स पॉलिसी हेल्प द लॉट ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे उनकी जो एल्डर पॉलिसी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की ब्रिटिश की इंडिया की सक्सेस में। ही मैनेज्ड द सिचुएशन ऑफ यूरोप, की सिचुएशन को उन्होंने मैनेज किया। ही मेड द फ्रेंच बिजी इन वॉर्स फॉट इन यूरोप बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच एट दैट टाइम, उस टाइम पे उन्होंने फ्रेंच को बिजी रखा कि इसमें यूरोप की और ब्रिटेन के युद्ध के बीच में। सो फ्रांस कुड नॉट सेंड हेल्प टू द फ्रेंच इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ मनी और मैन एंड एम्यूनेशन, यानी कि जो फ्रांस थे, इसी कारण से जो फ्रांस थे वो फ्रांसीसियों की भारत में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाए, चाहे वो मनी के रूप में हो, मैन के रूप में या फिर एम्यूनेशन के रूप में। और जो ये कारण थे वो किसके थे, फ्रेंच की हार के थे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक्सरसाइज वर्क देखिए, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज वर्क है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या था, एमसीक्यूज, नंबर बी आपके ट्रू फॉल्स थे, एंड सी, डी और ई ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, राइट। तो देखो नंबर ए में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर ए के 1 में आएगा बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी, फोर्थ में बी और फिफ्थ में बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज ट्रू फॉल्स। नंबर 1 में आएगा ट्रू, सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ इज फॉल्स, राइट।
क्वेश्चन नंबर सी के 1 में आएगा वास्को द गामा, सेकंड इज 1611 AD, नंबर थर्ड वैंडिवोश, फोर्थ इज इंग्लिश कंपनी एंड द फिफ्थ इज प्राइम मिनिस्टर पिट्स। क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है प्राइमरी सोर्सेज बताने हैं, तो प्राइमरी सोर्सेज आप हेडिंग डालेंगे, उसको अपनी बुक से फाउंड करेंगे, कहाँ से लिखेंगे उसको, दे इंक्लूड से शुरू करना है आपने और एंड टेम्पल्स पे फिनिश हो जाएगा, ये प्राइमरी सोर्सेज हो जाएगा। इसी के सेकंड पॉइंट आपके लिखने हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज हेडिंग डाल के उसको शुरू करेंगे आप सम सोर्सेज एंड कंप्लीट हो जाएगा एंड कंक्लूजन। सेकंड का आंसर आपका दिस मोमेंट बिगिन, यहां से आपको शुरू करना है दिस मोमेंट बिगिन और फिनिश हो जाएगा ये अगेंस्ट द चर्च। थर्ड आंसर इज इफेक्ट्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन आर, इट ब्रॉट से शुरू करके कंप्लीट हो जाएगा टू देयर वर्कर्स। फोर्थ आंसर द ब्रिटिश हैड better settlements and the end is point of view. Answer number 5, the prime minister Pitt's policy helped, the prime minister Pitt's policy helped और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ब्रिटिश एंड फ्रांस एट दैट टाइम। ये अभी पढ़ा था ना हमने लास्ट में, लास्ट पॉइंट भी पढ़ा था पेज नंबर 18 पे, है ना, तो वहां से लिखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन आप शुरू करेंगे द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स है, द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड, उसको कंप्लीट करेंगे एंड श्रीलंका। पता नहीं आपकी बुक से फाउंड करने आपने, जैसे आप क्लास में करते थे, राइट। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इन द मेडिवियल पीरियड, इसको कंप्लीट करेंगे कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आपका स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। थर्ड है आपका इंपेरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ, ये इंपेरियलिज्म और वो जो पैराग्राफ था ना इंपेरियलिज्म वाला, उसमें मिलेगा। इंपेरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल, इसको कंप्लीट करेंगे पावरफुल वन। इसी में आपको इम्पैक्ट्स भी लिखने हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे बाद में इम्पैक्ट्स ऑफ इंपेरियलिज्म और उसको स्टार्ट करेंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इम्पैक्ट्स को कहाँ से शुरू करेंगे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट से शुरू करके एंड अदर टेक्स्ट्स पे एंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर, उसको शुरू करना है इट ब्रॉट द फैक्ट्री और कंप्लीट करेंगे थॉट्स एंड लाइव्स ऑफ पीपल, थॉट्स एंड लाइव्स ऑफ पीपल। एंड द फिफ्थ आंसर द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड, कंप्लीट करेंगे इसको दमन एंड द्वीप। तो ये आपके क्या थे, एक्सरसाइज वक्त था, क्वेश्चन आंसर थे, जिनको आपने बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करने के साथ साथ लर्न भी करना है। ओके।